अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले एक नज़र उन खबरों पर जो आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है। पाकिस्तान भर से बिजली गायब, इस अंधेरे का जिम्मेदार कौन? पता लगाने के लिए हुकूमत ने 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात में ताउन पर मुत्तफिक। सीनियर सहाफियों की आर्मी चीफ से मुलाकात। जी, आपने देखी आज सबसे बड़ी खबर अब तक जारी है, बल्कि अब से शायद शाम साहब थोड़ी देर तक बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी, जितनी कि गुज़िश्ता 24 घंटे पहले थी। बिजली सीरियस एक इशू बन के आई सामने। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस तरह का अंधेरा हुआ है। इतना हमागीर कंप्लीट, यानी अंधेर तो था ही, अब अंधेरा भी हो गया। और मैंने जो सारी जुस्तजू की कि वजह क्या हुई है, तो मालूम हुआ कि हमारी जो सेक्रेटरी तशरीफ लाई थी नरगस सेठी, जी जी, अब तो वो तब्दील हो चुकी हैं। बिल्कुल। उन्होंने तमाम कंपनियों में जो बिजली से मुतल्लिक हैं कायम मुकाम लोग लगाए हुए थे, कोई परमानेंट आदमी नहीं लगाया। अच्छा। और अपनी जो वजारत के जॉइंट सेक्रेटरीज हैं उनको मुख्तलिफ कंपनियों का चार्ज दे दिया, यानी केयर टेकर्स के तौर पे। क्या एक तो होता ना कि आपने किसी को डुअल चार्ज दे दिया, एक्टिंग चार्ज दे दिया, ठीक है, या उसको पोस्ट कर दिया दूसरी जगह पर, नहीं, वो जॉइंट सेक्रेटरी भी थे और इन मामलात को भी देख रहे थे। अभी ये 4 जो नोटिफिकेशन हैं उनके वो मेरे सामने हैं। जी। इसमें जरगम इसहाक खान, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड वाटर, अच्छा, इनको मुकर्रर किया गया है। इनको मुकर्रर किया गया है पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, ठीक है, का जुम्मेदार, अपनी जुम्मेदारियों के साथ साथ। अच्छा, मुस्तकिल नहीं, मुस्तकिल नहीं। उसके साथ आप देखिए फिर जनाब मुसद्दक अहमद खान साहब, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये भी वजारत के, इनको मुकर्रर किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी उसकी जिम्मेदारियां देखेंगे, लुक आफ्टर द वर्क ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड। ठीक है। उसके बाद जनाब ये आप देख लीजिए हमायतुल्लाह खान, ये स्पेशल सेक्रेटरी, इनके पास एक्टिंग चार्ज है मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल पावर एंड परचेजिंग अथॉरिटी का, पावर परचेजिंग अथॉरिटी का, पीपीए। ठीक है। इसी तरीके से एक जॉइंट सेक्रेटरी को लगा दिया कि वो डिस्ट्रीब्यूशन के और जनरेशन के सारे मामला देखेगा, ये इंप्लीमेंटेशन कराएगा सारी चीजों की। आप और इंजीनियर्स जो थे वो सारे जो थे उनको गैर मुतल्लिक कर दिया गया। और सीएसपी ऑफिसर्स जो हैं वो आके सीएसपी अफसर क्या, जॉइंट सेक्रेटरीज, अच्छा, वो देख रहे हैं उनको एक पार्ट टाइम मशगले के तौर पर। और तमाम पावर कंपनीज की ये दुर्गत बना दी गई। उसके बाद आप देखिए उन्होंने कहा आपने कि मैं तो, मुझे मेरे हुदूद ने बताया कि एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं तो लोड शेडिंग खत्म कर दूंगी। अच्छा। और जाहिर है कि लोड शेडिंग अगर खत्म हो जाती, हाँ, तो उसके नतीजे में फिर हुकूमत की भी वाह हो जाती, बिल्कुल, फिर इंतखाबात में भी उसको बड़ा फायदा हो जाता। हाँ। अब कैसे लोड शेडिंग, उन्होंने अपने नीचे हुक्म दे दिया कि मैं नहीं जानती, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो लोड शेडिंग नहीं करेंगी, ये उनको बिजली मिलेगी और बिजली उसमें दे लोगों को। ठीक है। उसका नतीजा ये निकला कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने वो मेंटेनेंस प्रोग्राम शुरू कर दिया। अच्छा, यानी किसी शेड्यूल के बगैर बिजली जा रही है, बिजली बंद हो रही है, लोड शेडिंग नहीं हो रही। नाम बदल दिया। नाम बदल दिया। और ये जिस दिन कल यानी जो ब्रेकडाउन हुआ है,
13,000 मेगावाट तलब थी ठीक बिजली है। की, और बिजली पैदा की जा रही थी 7,000 मेगावाट। गोया 5,000 5,500 का मेगावाट। गैप था। ठीक है। और उन्होंने कहा जी 4,000 मेगावाट बिजली, वो तो आइडल कैपेसिटी थी, यानी तेल के पैसे नहीं थे और बिजली मौजूद थी, पैदा की जा सकती थी, कैपेसिटी थी। यानी टेक्निकली कल लोड शेडिंग ना होती, ना यानी होती। इन फिगर्स की अगर, रोशनी। अगर बिजली पैदा की जा सकती ठीक है। तो बिजली पैदा नहीं की गई। और 450 अरब ये रिसीवेबल्स है, बिल वसूल नहीं हो पा रहे, रेवेन्यू आ नहीं रहा। एक तरफ जनरेशन में ये फसाद बर्पा किया गया, दूसरी तरफ पैसा नहीं आया तो आप तेल नहीं खरीद सकते, बिजली नहीं पैदा कर सकते। एक विशेष साइकिल में आ गया। और उसके बाद यह जो हबको है, कराची में भी प्रॉब्लम चल रही ना। हाँ, बिल्कुल। कराची के यहाँ लाइंस में प्रॉब्लम है, दूसरे और तरह तरह के झगड़े चल रहे हैं। तो हबको जो है कराची के किसी फॉल्ट की वजह से हबको ट्रिप कर गया। अच्छा। हबको जब बिजली का पैदा ना कर सका तो बाकी जो हमारी कंपनी सी, अब तरबेला और मंगला जो बिजली पैदा कर रहे, वो मुझे एक दोस्त ने कहा, इंजीनियर ने, उन्होंने कहा जी आप यूं समझ लें कि 4 मन बोझ 4 आदमियों ने उठाया हुआ है, ठीक है। एक आदमी उसमें से गिर गया। हाँ। तो उम्मीद यह है कि बाकी 3 भी गिर जाएंगे, बिल्कुल ठीक क्योंकि उन बोझ में इजाफा हो जाएगा। इस्तात से ज्यादा बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल वो भी जनाब उन्होंने भी कहा खुदा हाफिज। गोया ये बदनज़मी का शाहकार है। यानी इसके अंदर जो कमेटी बनाई गई है, अब जो गवर्नमेंट ने बनाई है, ये टेक्निकल की बजाय इधर देखे बद इंतजामी की तरफ। नहीं, बद इंतजामी ना, यानी टेक्निकल फॉल्ट अपनी जगह, मसाइल तो हैं ही। आपकी डिमांड ज्यादा है, आपकी प्रोडक्शन कम है, बिजली की कीमत जो है वो आपको ज्यादा पड़ती है, लाइन लॉसेस हो जाते हैं, चोरी होती है, ये सारी चीजें अपनी जगह है। देखिए बिजली आपको अब ज्यादातर पैदा कर रहे हैं तेल से, जो तेल महंगा होता है बिजली महंगी होती है। बिल्कुल ठीक। और हिस्सा पानी का कम होता जा रहा है। होना पहले पानी का हिस्सा ज्यादा था, तेल का हिस्सा कम था। अब जरूरत इस बात की है कि हम कोयले से बिजली पैदा करें, हम तेल से बिजली पैदा करें, हम पानी से बिजली पैदा करें, हम सूरज से बिजली हासिल करें, हम हवा से बिजली हासिल करें, जहां जहां से भी बिजली मिल सकती, और गैस से भी हासिल करें। शाम साहब, इतना बड़ा ब्लैकआउट के जिसकी मिसालें कम है दुनिया में, इसके बाद मिनिस्टर्स को क्या करना चाहिए? नहीं, मिनिस्टर को टेलीफोन बंद कर लेने चाहिए ताकि कोई पूछे ना और जवाब ना देना पड़े। तो वही हमारे वजीर साहब ने किया जी। मैं तो बार बार कोशिश करता रहा, उनसे राब्ता नहीं हो सका। आपको भी कहा कि उनसे राब्ता करें, दूसरे दोस्तों से भी कहा, तो उनकी तो एक चुप और 100 सुख। और सेक्रेटरी को शायद मुकर्रर भी नहीं करता वजीर। तो सेक्रेटरी साहब की जो पॉलिसी थी, उन्होंने ये दिन दिखाया कि ये जनाब इंजीनियर्स बाहर हो गए और सरकारी अफसर जो हैं एक मशगले के तौर पर चीजों को देखने लगे। शाहब साहब, एक वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी हमारी बिजली के हवाले से। शामी साहब, जो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है वो तो सारी टेक्निकल लोगों पर मुश्तमिल है, एक आदमी उसमें सिविल सर्विस का जॉइंट सेक्रेटरी। आप वो तशखीस कर लेंगे क्या होगा। 2 हिचकियों में हो गया बीमार गम तमाम, दिल देखते रहे वो जिगर देखते रहे। लेकिन नरगिस सेठी पावरफुल ऑफिसर, उन तक अब तो जा चुकी हैं, जी, अब तो ट्रांसफर हो चुकी। लेकिन फिर भी उनसे कोई एहतसाब तो नहीं हो सकता। नहीं, एहतसाब क्यों नहीं हो सकता, एहतसाब तो हक से होगा। अच्छा। हाँ, आप फिक्र न करें, बड़े बड़ों से होगा। यहीं पे होगी जजा सजा सब, यहीं पे रोजे हिसाब होगा। अभी ये हमारे शहजाद शामी साहब हैं, वो इंजीनियर हैं बहुत बड़े। उन्होंने कहा है कि पेप्को और एनटीडीसी, ये नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी जी, अब ये बुनियादी कंपनियां हैं 2, सारे काम इन्हीं को करने होते हैं। ठीक है। तो भाई इन्हीं के तो रोना रो रहे हैं कि इनके ऊपर, इनके जहां एमडी जो है वो मुस्तकिल मुकर्रर ही नहीं होता, और एक जॉइंट सेक्रेटरी साहब कह दिए जाते, एक आप उस कंपनी को देख लीजिए, आप उस कंपनी को देख लीजिए, जैसे ये कोई मामूली एक मामला हो और इसकी कुछ सीरियसनेस ना हो। दुकान भी नहीं इस तरह चलाई जाती, तो ऐसे नहीं चलाई जाती, इसी तरह हमारे यहाँ चलाई जाती है। श्याम साहब, नेक्स्ट न्यूज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पोलिटिकली, जिसे कहते हैं अंग्रेजी बोल के अच्छा, इम्पोर्टेंट।
मैंने कहा अंग्रेजी बोली है तो इम्पोर्टेंट। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दो बातें तय हुई। एक तो ये कि वो 28 फरवरी की उनकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब शिरकत करेंगे, जी जरगा। दूसरा शाम साहब वो इंतखाबी ताउन पे मुत्तफिक हो गए ये दोनों। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अच्छा, पहले तो बहुत गुस्सा था, ठीक है, नवाज शरीफ साहब को मौलाना फजलुर रहमान साहब पर, और एक बार मौलाना फजलुर रहमान साहब शहबाज शरीफ साहब को मिलने के लिए रायविंड गए थे। अच्छा, और नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त घर में मौजूद थे, लेकिन वो मुलाकात के लिए बाहर तशरीफ नहीं लाए कि शहबाज शरीफ साहब से बात तय हुई है वही बात करें। नाराजगी की ये इस तरह एक नाराजगी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब दोनों जो हैं एक दूसरे के करीब आ गए। ये जरूरतें एक दूसरे के करीब ले आई। क्या जरूरत है? देखिए, पख्तूनख्वा जो है जी, उसमें जमीयतुल उलमा इस्लाम एक बड़ी ताकत है, ठीक है, और जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है उसकी सख्त ठनी हुई है पीटीआई से इमरान खान साहब। बिल्कुल, इमरान खान साहब बड़ी बेहंगम तनकीद करते हैं मौलाना पर, और मौलाना भी कोई कम कसर उठा नहीं रखते। और जिस वक्त वो जनूबी वजीरिस्तान की तरफ जा रहा था ना उनका काफिला, जी जी, मार्च तहरीक इंसाफ का, उस वक्त जनाब जो जमीयतुल उलमा इस्लाम की मस्जिदें थी उनसे जो प्रोपेगेंडा हुआ, और फिर उसके नतीजे में इमरान खान साहब जिस कदर आग बगोला हुए, तो लगता था कि दोनों में बस एक गुमसान की जंग चढ़ जाएगी। ठीक है, तो इमरान खान जो है वो भी पख्तूनख्वा में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहे हैं। मकबूल तरीन जमातों ने कहा जा रहा है। हाँ, कहा जाता है, बिल्कुल। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून जो है उसकी भी अपनी पॉकेट से अपनी हैसियत है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने भी वहां कुछ पेशकदमी की है। अब ये दोनों मिल रहे हैं, तो इससे इनका और इनकी कोशिश ये होगी कि ये ऐसी एडजस्टमेंट कर लें कि इनके वोट एक दूसरे के काम आए। जमात इस्लामी अभी तक ये तय नहीं कर सकी। अगर जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून तीनों मिल जाएं, तो फिर तो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी पख्तूनख्वा में, जो पीटीआई से भी बड़ी हो सकती है। हाँ, उससे भी बड़ी हो सकती है। अच्छा, लेकिन जमात इस्लामी जो है वो अभी तक गो मगो में है। वो तो क्लोज टू चेस्ट रख के खेल रहे हैं। हाँ, पता नहीं अब ये कोई आपको हुदूद वगैरह भेजे और खबर लेके आए कि मुनव्वर हसन के दिल में क्या है। शाम साहब, एएनपी फिर कहाँ जाएगी? नहीं, एएनपी तो वही जाएगी जहां पहले थी, यानी पीपल्स पार्टी के साथ। नहीं, उसने इंतखाब अकेले लड़ा था। हाँ। पीपल्स पार्टी ने अकेले लड़ा था, तो एएनपी अपना इंतखाब लड़ेगी और पीपीपी अपना इंतखाब लड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी और कमेटी बनी है, वो तय करेगी किस तरह का ताउन होगा। और मौलाना फजलुर रहमान के वोट जो हैं पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं, और बलूचिस्तान में तो उनकी एक ताकत जो है उसका इनकार ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ये जो मीटिंग हुई है 3 घंटे जारी रही है। हाँ। यानी जो जाती उमरा में खाना भी खाया है, और मुस्लिम लीग की सारी सफ़े अव्वल की लीडरशिप मौजूद थी। शहबाज शरीफ साहब थे, चौधरी निसार अली साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, दूसरे लोग थे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ ये मेरा ख्याल हैदरी साहब थे, अब्दुल गफूर हैदरी, और 2 उनके दूसरे रफाका भी थे, एक मौलाना अमजद साहब और एक दूसरे साहब। तो मौलाना फजलुर रहमान से जब लोगों ने सवालात किए वहाँ, तो बड़े तल्ख सवालात किए। हमारे कई अखबार वाले जो हैं उनको बड़ा गुस्सा आता है मौलाना फजलुर रहमान पर, क्योंकि उनका लहजा ठहरा हुआ होता है, कोई रास्ता बंद नहीं करते, वो एक उनके यहाँ कोई ताल्लुकात ख़त्म नहीं करते। और उन्होंने जरदारी साहब के बारे में भी उनसे सवाल हुए। हाँ, बिल्कुल। तो फिर वो मौलाना जो थे नवाज़ुद्दीन रसूलुल्लाह खां का हवाला ले आए कि हम सियासत को ज़ाती ताल्लुकात से अलग रखते हैं। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी बात है। देखिए, सियासत को ताल्लुकात ख़त्म करने का या ख़राब करने का या उनमें तलखी पैदा करने का जरिया नहीं बनना चाहिए। तो शाम साहब, इख्तलाफ का है गैप? नहीं, इख्तलाफ अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है। एक दूसरे के साथ मोहब्बत से बोलना, इज्जत से बात करना, ये अपनी जगह है। लेकिन इससे तासुर नहीं उभरता मुक-मुका का जो नहीं, मुक-मुका का कहता। अच्छा, तो हर वक्त क्या मतलब हम समझेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। अच्छा, सियासतदान जो भी हैं जी जी, एक मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। शाम साहब, सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद?
नहीं, मेरा ख्याल अभी तो कहते हैं सीट एडजस्टमेंट होगी, और मौलाना ने जो जिरगा बुलाया है जी, उस जिरगे में नवाज शरीफ साहब ने कहा हम जाएंगे। एएनपी पहले उससे बुला चुकी है, उसमें जेयूआई भी शरीक हुई थी, नवाज शरीफ साहब की पार्टी के रहनुमा भी गए थे। उन्होंने कहा कि तालिबान से मुज़ाकरात होने चाहिए। अब मौलाना एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और उसकी कोई प्रैक्टिकलिटीज पर गौर करना चाहते हैं जी। और जमात इस्लामी ने भी कह दिया है कि हम उसमें शरीक होंगे। शम्स साहब, पार्लियामेंट की करारदादों से लेके फिर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने मुनक्किद की, फिर एएनपी की, और अब मौलाना फजल रहमान की, इनमें डिफरेंस क्या है? हो तो कुछ भी नहीं रहा। डिफरेंस तो यह है कि उस वक्त तो आपको मालूम है, पहले उसामा बिन लादेन जो है वो उनको निशाना बनाया गया, वो एक और सिचुएशन थी। फिर सलाला पे हमला हुआ, फिर दूसरी सिचुएशन थी। और अब तालिबान की तरफ से बातचीत की दावत दी जा रही है, और हमारी अक्सर सियासी जमातें ये कह रही हैं कि ये दावत कबूल करनी चाहिए और बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने चाहिए। बहुत से लोग इस बात के मुखालिफ हैं। हाँ। और अस्करी हलकों में भी इस बारे में एक तजब्जुब सा पाया जाता है। वो सियासी हलकों की तरफ देख रहे हैं जी, और सियासी हलके उनकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन देखिए, बुनियादी बात यह है कि मसाइल तो बातचीत से हल होते हैं। तो वो जो आपकी कल की मुलाकात है, मैं उसके हवाले से फिर ये बात उस तरफ चल पड़ी है, तो वहां से आप एक तो कह रहे तजब्जुब, लेकिन शामी साहब तजब्जुब देखिए, वहां से तजब्जुब का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो मुलाकात जो थी जनरल कियानी साहब से, वो एक ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी। अच्छा, और बहुत तवील अरसे तक वो जारी रही। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात से ज्यादा तवील मुलाकात थी। अच्छा, अंदाजा वक्त ही बता दें कितनी तवील थी? को मेरे ख्याल 5 घंटे तो लगे होंगे कम बेश। अच्छा, और फिर आध घंटा खाने पे, यानी जोहराना जो था वो हमने 5 बजे खाया। अच्छा, तो शाम साहब उनसे बात हुई एक्सटेंशन की? एक्सटेंशन की, देखिए ये एक्सटेंशन उन्होंने खुद तो अपने आप को देनी नहीं है, एक्सटेंशन किसी और ने देनी है। और अगर वो देगा तो फिर उस वक्त वो फैसला करेंगे कि उसे कबूल करना है या नहीं करना। वैसे बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये जो जंग चल रही थी अफगानिस्तान की, अब ये फैसला कुन मरहले में दाखिल होने वाली है। ठीक है। और अमेरिकी फौजें यहाँ से रुखसत हो रही हैं। तो अब पाकिस्तान जो है उसमें अगर 1 साल मौका और मिल जाए कियानी साहब को, या किसी और हैसियत में वो इन मामलात से मुतल्लिक रहें, तो शायद बेहतर होगा। यानी एंड गेम में उनका कोई ना कोई किरदार हो। हाँ, देखिए कियानी साहब जो है एक गैर मामूली शख्स है, ये मैं आपको मर्ज करूँ। अच्छा, यानी उनका जो जाविया नज़र है, जो सोचने का अंदाज है, जिस तरह कुदरत है उनको कलाम पर, अपने एहसासात पर, जज्बात पर, वो कोई दूसरे बहुत कम लोग मैंने ऐसी ज़िंदगी में देखे हैं जिनको इस तरह कुदरत हो और जो इतने क्लियर हो। ठीक है। और शाम साहब, एक मौके पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था ना कि मैं तो एक जगह गया, मैंने कियानी साहब को पहचाना ही नहीं। नहीं, वैसी इस तरह की वो बात हुई। वो बात ये थी, तो इस तरह नहीं हुआ सरसरी। अच्छा, वो मुलाकात हुई थी नादरा के दफ्तर में। अच्छा, जहां डिफेंस सेक्रेटरी भी थे, जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे, जहां कियानी साहब भी तशरीफ लाए थे। ठीक है। तो 1-1.5 घंटा गुफ्तगू के बाद वो कहते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि भाई साहब, आप कियानी साहब को मेरा पैगाम दे दीजिएगा और शुक्रिया अदा कीजिएगा अच्छा, जो ताउन हो रहा है। हाँ, ये मुलाकात के बाद ये हाल था। और खुद ही उन्होंने फिर एक अखबारी इंटरव्यू में ये राज फाश कर दिया। अच्छा, तो अब हमारे देखिए, तो ये पता चला कि वाकई पहचाना था या भूल गए थे? नहीं, उन्होंने ये भूलने क्या बात, ये क्या बात हुई? उम्र का तकाजा था नहीं, उम्र तो देखिए उनके वो ज्यादा है, उनकी दबाव भी उनके ऊपर है, लेकिन अब इत्तफाक भी कौम का उन पर है। ठीक है। तो अब इसका क्या किया जाए? अगर हमारी सियासी जमातें मुत्तफिक ही उन पर हुई हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अब उन्हीं के हाथ में इलेक्शन की रस्सी देनी है, वो दे दी गई है। अब वो कियानी साहब को पहचाने या ना पहचाने, ठीक है, अब इलेक्शन तो उन्हीं को कराना है। शामी साहब, जो तालिबान की तरफ से ऑफर्स आ रही हैं, इन पे क्या पर्सपेक्टिव बन रहा है हमारा इस वक्त, खासतौर पर जब हम अस्करी हलकों की बात करते हैं? देखिए, बात यह है कि हमारी जो सियासी क़यादत है ना, लीड तो उसको लेनी होती है। अच्छा, अस्करी क़यादत जो है हमारी, ये बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। बाज़ औक़ात सियासी क़यादत कहती है कि अस्करी क़यादत हमें कुछ नहीं करने देती, ठीक है,
और अस्करी क़यादत जो है वो सियासी क़यादत की तरफ देखती रहती। देखिए जो दस्तूर है जी, उसके मुताबिक तो अगर आप चलेंगे तो फाइनल अथॉरिटी जो है वो तो वजीर आजम है, ठीक है, सदर पाकिस्तान है, पार्लियामेंट है, ठीक है। और वो पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं। ये तो एक किताबी सूरत है। किताबी सूरत हाल है ना। अब देखिए फौज जो है उसकी इनपुट तो पूरी दुनिया में होगी। ठीक है। पेंटागन जो है उसका असर रसूख अपना है, इंडिया में फौज का असर रसूख अपना है। फौज का असर रसूख तो कम नहीं होगा, ठीक ना है। कम होना चाहिए, लेकिन ड्राइविंग सीट पर फौज नहीं होती। ड्राइविंग सीट पर जो बैठे हुए हैं ना, उनको उसके मुताबिक बिहेव करना होगा और जिम्मेदारी संभालनी होगी। ठीक है शाह साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी अफगानिस्तान के हवाले से कि एंड गेम चल रही है। शाह साहब, अब फिर क्या रोल होगा कियानी साहब के लिए? नहीं, कियानी साहब का रोल देखिए भैया जी, तो रोल तो पाकिस्तान का है। ठीक है। कियानी साहब ने तो आज से कुछ कई साल पहले जो एक पेपर पेश किया था, जिस पर अमेरिकन उनको गवर्नमेंट को भी दिया गया, ओबामा साहब को भी दिया गया, उस पर गुफ्तगू शुरू हुई। तो कियानी साहब का जो फलसफा था, जो नज़रिया था, उस तरह से ही काम अब आगे बढ़ रहा है। अच्छा। और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी एक मुफाहमत पैदा हुई है। ठीक है। और ये एहसास किया जाने लगा है कि पाकिस्तान के बगैर तो अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकेगा। ठीक है। और कियानी साहब ने भी ये वाजे कर दिया था कि भाई हमें कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं चाहिए, कोई अफगानिस्तान में फ्रेंडली गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए, अफगानिस्तान में अमन चाहिए, मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। ठीक है। ठीक है ना। ये फॉरेन पॉलिसी की डिक्टेट्स थी वैसे? ये डिक्टेट्स नहीं है, ये इनपुट है। अच्छा। हाँ। और ये अब जब ये सारी चीज़ें अब आगे बढ़ी हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम एक आखिरी पहुंच रहे हैं मरहले पर, तो पाकिस्तान जो है उसका रोल तस्लीम किया जाने लगा है। तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू हैं अफ़गानिस्तान में, और अमेरिका की ये कोशिश है कि किसी तरीके से जो सिस्टम है उनके साथ तालिबान उसमें एडजस्ट कर लें। और जो हमारा नॉर्थ है अफगानिस्तान का, जी जी, नदरन अलायंस, उससे भी पाकिस्तान ने अपने रिश्ते जो हैं वो बेहतर किए हैं, ताकि एक सारे मिलके अफगानिस्तान को संभाल सके। तो हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात हो रही है, अब जैसे ये फाटा के ऊपर होने वाली जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, क्या ये कोई रोल प्ले करेंगी? देखिए आप मेरी अर्ज सुनिए, ये जो सवात के अंदर जो सूरत हाल थी जी, और जो हंगामा मचा हुआ था, मौलवी फजलुल्लाह साहब ने जो, ठीक है, और सूफी मोहम्मद साहब ने जो कोहराम मचा रखा था, अगर सियासी क़यादत उसको ओन ना करती तो फौजी क़यादत उसमें कैसे कार्रवाई करती? ठीक। सियासी क़यादत ने फौज को बुलाया, इजाज़त दी और उसने ऑपरेशन शुरू किया। और फिर आप देखिए कि वहाँ वो हमारे कितने वहाँ से IDPs आए, कितने लोगों को घर छोड़ना पड़ा। और अब दुनिया की तारीख में एक वाक़या नहीं हुआ कि सवात से हज़ारों लोग बल्कि लाखों आए हैं घर छोड़ के और फिर वापस चले गए हैं, आबाद हुए हैं दोबारा जाके। तो असल बात यह है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मामला है, एक कुल है ये, जो आपस से अज्जा में नहीं बांट सकते। ठीक है। दहशत गर्दी के खिलाफ जो लड़ाई है या एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है, वो कोई एक अदारा अकेला नहीं लड़ सकता। अब आप देखिए, लुकमा जो है वो हाथ तोड़ता है, मुंह चबाता है, मैदा उसे हजम करता है, ठीक है, और फिर उससे खून बनता है। अगर हाथ कहे कि मैं तो ये काम नहीं करता, ये तो मुंह को मैं क्यों वो मजा ले इसका, और मुंह कहे मैं तो नहीं चबाता, मैदे में क्यों जाए, और मैदा कहे मैं तो इसे हजम नहीं करता, तो फिर ओवरऑल इंसान जो है उसका जस्दे खाकी कमजोर हो जाएगा। ठीक। इसी तरीके से अब आप देखें यहां हुआ क्या है, सवात में फौजी कार्रवाई हुई, मुकम्मल हो गई, लेकिन वहां जो लोग पकड़े गए हैं जी, इस जुर्म की पादाश में, उनका कोई वाली वारिस नहीं हो रहा। ना तो कानून इस तरह बनाया गया है, खुदा खुदा करके अब कुछ बना है, ना वो अदालतें कायम हुई कसीर तादाद में, ना उन पे मुकदमे कायम हुए, ना कोई नतीजा निकला।
1 या 2 आदमियों को सजा हुई है सवात में, बाकी मुकदमे चले ही नहीं है कोई। तो ऐसी सूरत हाल में जो आप ये कैसे को आप समझ सकते हैं कि आप जीत जाएंगे ये लड़ाई? ये तो वीकनेस है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की। पॉलिटिकल सिस्टम और फौजी जब्त, जो फौजी कार्रवाई, ये साथ साथ चलेंगे ना। ठीक है। फौज अकेले मामलात को नहीं संभाल सकती। जैसे ऑपरेशन है जी, एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ भी तो होना चाहिए, कोई नर्सें होनी चाहिए केयर करने के लिए, उसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। ऑपरेशन करके अगर मरीज को छोड़ दिया जाए तो वो उसका नतीजा उससे ज्यादा बुरा निकलेगा जो ऑपरेशन के बगैर निकलता। श्याम साहब, बलूचिस्तान में जो हो रहा है इसको फिर किस खाते में रखें? उसमें भी तो कहा जाता है कि हमारे लोग इन्वॉल्व हैं, हमारी फौज पे इल्जाम आता है उस वाले से। कौन लोग? मतलब बलूचिस्तान के मामला जो खराब होते चले जा रहे हैं, उसमें जो हमारे कौमपरस्त भाई हैं वो फौज पे इल्जाम धरते हैं, कोई किसी पे इल्जाम धर रहा है। कौमपरस्त तो धरेंगे ही फौज पर इल्जाम, लेकिन फौज तो बार बार ये कह चुकी है कि एक सिपाही भी वहां किसी कार्रवाई में मसरूफ नहीं है। ठीक है। देखिए एफसी जो है वो अगरचे फौजी जर्नल उसका सरबराह है, लेकिन वो वजारत दाखिला की फोर्स है, फौज का हिस्सा नहीं है। ठीक है। और ये फिर जो एजेंसियां, आप एक बात समझे, जो आईएसआई है हमें उनकी वर्किंग का पता नहीं चलता। आईएसआई है, पुलिस है, आईबी है, किसी एजेंसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो पुलिस का काम कर सके। ठीक, यानी गिरफ्तार नहीं कर सकती, प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। देखे ना जी, ठीक है। आप एक एजेंसी ने एक आदमी पकड़ना है, वो पुलिस को साथ लेके जाएगी, ठीक है। तब वो बंदा गिरफ्तार होगा। अगर गिरफ्तार हो जाएगा फिर पुलिस को डिलीवर किया जाएगा, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर उसके बाद प्रोसिक्यूट करेगी, मुकदमा चलाएगी। ठीक है। तो ये जो सारे काम हैं ये जो इंटेलिजेंस एजेंसियों के नहीं होते। अब बदकिस्मती ये है कि जिस तरह की लड़ाई हमें लड़नी पड़ रही है उसके नतीजे में जो राब्ते होने चाहिए, जो इख्तियारात देने चाहिए इंटेलिजेंस एजेंसियों को, उससे काम आगे बढ़ेगा। मगर उसमें भी एक बात है, प्रैक्टिकली हो तो रहा है सब कुछ, कुछ भी नहीं हो रहा। लोग उठाए जा इंटेलिजेंस रहे एजेंसियां जो हैं जी, उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रोसिक्यूट करें। ठीक है। प्रोसिक्यूट करेंगी तो फिर उनका काम अपना सफर कर जाएगा। और पुलिस की जो हालत जार है वो आपके सामने है। ठीक। तो ये सारा जो पैकेज है ना, उस पर गौर करने की जरूरत है। जब तक आप एक कुल की तरह नहीं देखेंगे ना, एक छोटी सी हंडिया पकाने के लिए भी ना आपको मसाला चाहिए, घी चाहिए, गोश्त चाहिए, आलू चाहिए, फिर आग चाहिए। और अगर इसमें से कोई चीज भी ना हो, यानी आग ना हो, बाकी हर चीज मौजूद हो, तो हंडिया नहीं पकेगी। तो शम्स साहब, इलेक्शन के बारे में क्या खबर है? नहीं, इलेक्शन के बारे में तो ये बात तय है कि वक्त मुकर्रर पर होंगे और उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगा। कौन मुदाखलत करेगा उसमें? नहीं, होता ना कि कोई अपने घोड़े छोड़ने वाली बात। आज भी नवाज शरीफ कह रहे थे कि पता है 2008 का इलेक्शन था जी, वो भी कियानी साहब ने यानी जिम्मेदारी संभालते ही हुक्म दिया था कि कोई मुदाखलत फौजी जो है किसी किस्म की नहीं करेंगे। और उस पर जनाब हमारे जो परवेज मुशर्रफ साहब है, अभी भी कियानी साहब का नाम सुने तो उनको गुस्सा आ जाता है। अच्छा। वो पूछते हैं कियानी साहब के बारे में आपकी क्या राय है, वो कहते हैं नो कमेंट्स। तो वो जो इलेक्शन के बारे में अगर जो लोग ये कहते हैं कि पता नहीं हो गया या नहीं होगा, तो फिर उनको आप किस खाते में रखें? देखिए, मैं तो समझता हूं कि कियानी साहब इस लिहाज से तो मुतमईन हैं, ठीक है, या उनको मुतमईन होना चाहिए कि उन्होंने ये कहा था कि हम जमहूरियत की हिफाजत करेंगे और जमहूरियत को आगे लाएंगे। आज 5 साल हो चुके हैं, तरह तरह के वसवसे, तरह तरह के तज्जिए, तरह तरह की गुफ्तगुएं, तरह तरह के मज़ामीन, तरह तरह की गुफ्तगुएं सब अपनी जगह जारी रही हैं। और अब हम इलेक्शन के करीब पहुंच गए। हत्ता के जो कादरी साहब तशरीफ लाए तो वो भी फौज के खाते में डाल दिए गए। हाँ। और आप किसी जनाब फौजी से बात करें ना, जब उसको इतना शदीद गुस्सा आता है कादरी साहब पे। नहीं हमारे, वो कहते हैं अच्छा अब हमारा ये आलम हो गया है कि हमें कादरी साहब की जरूरत पड़ गई कि उनके जरिए हम अपने मसाइल हल करेंगे। वैसे भी अब शुजा पाशा साहब तो अबू धाबी में नौकरी करने लग गए। सुना है कि अबू धाबी में चले गए हैं वो। अभी जरा पता करेंगे कि क्या फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो भाई बैरियर टाउन में जाने से तो बेहतर है ना वहां। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपके सवालात लेंगे SMS, फेसबुक और टेलीफोन कॉल्स के जरिए और ईमेल के जरिए भी ऑफ कोर्स, लेकिन एक वक्फे के बाद।
नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी, हमारे स्ट्रेटेजिक हवालों से बात हो रही थी कि हमारे फौजी हल्के क्या सोचते हैं, किस तरह फिट इन करें इस बिग पिक्चर में। लेकिन शामी साहब, वैसे एक बात जहन में आती है, ये ऑफ द रिकॉर्ड इतनी इंपॉर्टेंट मुलाकातों को क्यों रख दिया जाता है? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये ब्रीफिंग में एक फ़र्क होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप जवाब देते हैं, आप गुफ्तगू करते हैं, और इसमें सिर्फ आप मुख्तलिफ जो इश्यूज़ के बारे में बैकग्राउंड बताते हैं, ताकि जो मीडिया के लोग हैं जब वो किसी बात पर गौर करें, सवाल करें, जवाब दें, तो उनके सामने एक वसी तर तनाजुर होना चाहिए। ठीक। और कई इश्यूज़ के बारे में सियासी हों या फौजी हल्के, उनका मौक़िफ़ सामने हो। सियासतदान भी, वज़ीर सदर और वज़ीर आज़म जो हैं वो भी ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते हैं, वज़ीर ख़ारजा भी ये काम करते हैं। अगर ये ऑफ द रिकॉर्ड मामला ना हो और सिर्फ वही बात कही जाए जो कैमरे के सामने कही जा सकती है, तो फिर इस तरीके से आपको चीज़ों की असलियत नहीं मालूम हो सकती कभी। ठीक जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि भी हम इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रहे हैं और बड़ी जोर शोर से तैयारियां जारी हैं, लेकिन हम सबको ये पता है कि जो शहरी इलाके हैं उनमें इतनी वोटिंग नहीं होती है, लोग इतना वोट कास्ट नहीं करते जितना कि देही इलाकों में जो लोग होते हैं ना। तो मुझे बताएं, जब एक चौधरी सिस्टम है, वडेरा सिस्टम है, जागीरदार सिस्टम है, पूरे पूरे गाँव खरीद लिए जाते हैं वोटिंग। असल में ये आपका जो फरमाना, पता नहीं आप कहाँ रह रही हैं, ये कहीं 2-4 जगहों में ऐसा मुमकिन होगा, वरना पूरा पाकिस्तान जो है उसमें इस तरह की जागीरदारी नहीं है कि पूरे पूरे गांव के वोट खरीद लिए जाए। चंद हलकों में ये बात मुमकिन है, ठीक, लेकिन वसीतर तनाजुर क्या, मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब याद आ गए, ये मुमकिन नहीं है, ना ऐसा होता है। हमें जज्बाती तौर पर चीज़ों को गलत नहीं बयान करना चाहिए और गुडबड नहीं करना चाहिए। अभी ये मेजर वसीम साहब है जी, चौधरी साहब, ये बयान दिए, इन्होंने मुझे SMS भेजा है कि जनरल कियानी साहब को अब कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। कब्रिस्तान नागजीर लोगों से भरे हुए हैं और रास्ता साफ करना चाहिए दूसरे आने वाले के लिए। भाई आप मुझसे नाराज ना हो, अभी ये बड़ी देर पड़ी है, जनरल कियानी साहब नवंबर में जाके रिटायर होंगे। पहले भी तो कोई कर सकता, उससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने रिटायर होना है और उसके बाद फिर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने रिटायर होना है। ठीक है। अब ये फैसला आने वाली हुकूमत को करना होगा कि एक्सटेंशन उनको मिलनी चाहिए या नहीं, या उनको करना होगा कि वो लेंगे या नहीं। ना मैंने करना है ना आपने करना है, इसलिए जज्बाती ना हो। लेकिन वैसे एक स्पेकुलेटिव सी बात है कि अगर जरदारी साहब चाहे, मुनासिब समझे, तो वो अब भी तो कर सकते हैं इन एडवांस। तो फिर मुनासिब बात नहीं होगी ना, ये मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, मिसेस नजमा है अमेरिका से जी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस नजमा। वालेकुम, कैसे? मुझे बड़ी खुशी हो रही है शामी साहब आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया जी। मैं बस बहुत जी थैंक यू। मैं बहुत जल्दी आपसे 2-3 बातें बताना चाहूंगी। सवाल तो खैर अच्छा, आप जवाब दे देते हैं माशाल्लाह। तो मैं ड्यूअल नेशनलिटी की जब इससे रिलेटेड नहीं है तो इस वक्त आपका प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन मैं कई दफा सोचती थी कि जो ड्यूअल नेशनलिटी की जब बात आती है और यहाँ पे ये कहते हैं ड्यूअल नेशनल, अमेरिकन गवर्नमेंट या जो दूसरे मुल्क हैं वो ड्यूअल नेशनलिटी अलाउ करते हैं अगर उनका मुल्क इजाजत दे तो। लेकिन हमारा जो अमेरिकन पासपोर्ट है इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप पार्टिसिपेट करें, लेकिन वहाँ सियासत में, फौज में और वोटिंग राइट आपके पास नहीं होते एज ए ड्यूअल नेशनल। वो पासपोर्ट पे साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो हमारे जो लोग वहाँ से जाके सियासत करते हैं ये गलत है, क्योंकि उनकी नेशनलिटी जा सकती है। एक तो ये बात है। दूसरे जरदारी साहब के बारे में अभी तक 2 उन्होंने उहदे रखे। यानी आपने ये कहा कि जो वो वोट नहीं डाल सकते किसी दूसरे मुल्क में? वोट नहीं डाल सकते वो, क्योंकि दे आर नो मोर सिटीजन। वो पार्टिसिपेट जब पॉलिटिक्स में नहीं करेंगे तो वोट किस तरह डालेंगे? असल में कई मुल्क ऐसे हैं, खासतौर पे कॉमनवेल्थ कंट्रीज, जहां ये पाबंदी नहीं है। और दस्तूर पाकिस्तान में भी पाबंदी ये है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। डुअल नेशनल जो हैं वो उसी तरीके से पाकिस्तान के शहरी हैं जिस तरह हम हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले। वो हमारे भाई हैं, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, उनके पाकिस्तान के लिए दिल धड़कते हैं। लेकिन दस्तूर ने उन पर पाबंदी लगाई है कि वो कौमी असम्बली का या सेनेट का या सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसके अलावा उनके तमाम हकूक वही हैं जो यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों के हैं। लेकिन शाह साहब, उन्हें वहां पर तकलीफ देना कि वहां पर रह के वो वोट डालें, ये भी तो कुछ अजीब सी बात क्या है? जब वो शहरी हैं, उनका वोट मौजूद है, दस्तूर ने उनको यह हक दिया है
तो उनको वोट डालना चाहिए, इसका इंतजाम करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। शेर अहमद साहब है सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम शेर अहमद साहब। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक हो? आपकी दुआ है जी, शुक्र अल्लाह का। सर मेरा शामी साहब से सवाल ये है कि उन्होंने बताया कि नरगस सेठी साहब आए हैं, उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी लगा दिए हैं, वापडा पे पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। सर मेरा सवाल इनसे ये है कि क्या ये चीजें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पता नहीं है? भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क के वजीर आजम नहीं है। हमें तवक्को रखनी चाहिए चीफ जस्टिस से, वो जो चीफ जस्टिस से तवक्को होती है। और अभी तो चीफ जस्टिस साहब ने वो यानी फैसलाबाद के उन वकीलों की तरफ भी तवज्जो नहीं की है सरगोदे के, जो अदालतों को बंद करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए अगर चीफ जस्टिस साहब वहां तवज्जो नहीं कर रहे हैं तो आप बिजली कहां उनसे चालू करवाना चाहते हैं? डॉक्टर अहमद साहब हैं जी बहावलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब, नजीर राजी साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी अर्ज कर रहा हूँ। जी सॉरी मुजीब साहब। तो आप घबराएं नहीं, आप तसल्ली रखें, इत्मीनान से बात करें। अच्छा हजूर, गुजारिश ये थी कि आपको अपना नाम तो याद है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा गुजारिश ये थी कि हम तकरीबन 70 डॉक्टर हैं, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पंजाब के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में, जो कॉन्ट्रैक्ट पे इंतजार कर रहे हैं पिछले 5 साल से कि हम रेगुलराइज हो जाएं। कि इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर तक तकरीबन 1000 वजीर आला पंजाब साहब ने उनको रेगुलराइज कर दिया था। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 70 जो कैंडिडेट्स हैं, अभी तक उनकी 3 साल पहले हुक्म जारी हो गया था वजीर साहब का, लेकिन वो रेगुलराइज नहीं हुए। सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो मेरी दरखास्त है कि आपके तवज्जुह से आप भी सिफारिश फरमा दें। नहीं बिल्कुल दुरुस्त है, आपको रेगुलराइज करना चाहिए, लेकिन आपके भाई बंद खुद ही इसमें कई रुकावट डाल रहे हैं। वो कहते हैं हमारी सीनियरिटी इससे मुतासर होती है, लेकिन बहरहाल मैं आपके साथ हूं, आपको जरूर रेगुलराइज करना चाहिए। और वजीर आला साहब जाते जाते अगर आपका काम भी कर जाएं तो क्या मजाक है। जाते जाते से मुराद ये है कि अब हुकूमत खत्म होने वाली है, ये ना समझे कि कोई अब वो इस्तीफा देने वाले हैं, खुदा ना खास्ता। और फिर आना ना आना फिर तो इलेक्शन और अवाम के हाथों में। भाई ऐसी बातें ना किया करेंगे, इलेक्शन पर छोड़। चले चलो सब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल फिर इसी वक्त इस जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।